पूरे 2-3 गांव लगे हुए हैं, तो उसमें कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जो गवर्नमेंट जॉब करता हो। मुझे ये प्रेरणा अपने टीचर से मिली थी, जो कि मैं 6वीं क्लास में था। मेरा सपना था कि मेरी माता मेरी सफलता को देखें, लेकिन आज वो मेरे बीच नहीं है। मुझे हमेशा गाइड करते रहे और मैं बीच बीच में कुछ गलतियां करता था तो मुझे समझाते थे, कभी प्यार से समझाएं, कभी डांट के समझाएं। तो मेरे सभी गुरुजनों को मेरा धन्यवाद। और पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका मुझे नवीन सर, रवि सर, सुमित सर, जब आप तैयारी कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट को, अगर आप पढ़ रहे हो, क्लास में चल रहा है, तो वही ठीक समय होता है उस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। पीछे रिवीजन करते रहो। ऐसा करते करते जितनी बार पढ़ेंगे आप, उतनी बार क्लियरिटी होगी, उतना कम समय लगेगा। जैसे ही वो सब्जेक्ट ख़त्म होता है, ये नहीं कि उसको बंद करके रख दो। अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। इसमें आपको सारे नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। कठिन रास्ता है तो नॉन टेक्निकल का है, क्योंकि मेरे भी रास्ते में यही। तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, और अगर समय बचता तो आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाएंगे, जो आपकी कमियां हैं उसको नोट डाउन करिए, एक अलग बुक में रखिए। नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब आप टेस्ट लगाएंगे, धीरे धीरे आपको एक पकड़ मजबूत हो जाएगी। अपना जितना क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको मैं एनालिसिस करता था। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप अपनी कमियों को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आप कमियों को पकड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा पर डे का लगभग 300 क्वेश्चन रहता था, तो इसको मैं सॉल्व करता था। बाकी क्विज चलता था, एक्सीलेंट के द्वारा ही चलाया जाता था। इस बार एक्सीलेंट ने SSC 2024 में एक्सीलेंट के 75 से ज़्यादा बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में सफल हुए हैं। उसमें से एक हमारा सितारा विजेंद्र, जिनका चयन BRO में हुआ है। सबसे पहले विजेंद्र को पूरे एक्सीलेंट परिवार का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद सर। विजेंद्र, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, अपने गांव के बारे में बताइए, और आपका जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में बताइए, और फिर आपने प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद आप डिप्लोमा सिविल से कहाँ से किए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं विजेंद्र कुमार हूँ और मैं आजमगढ़ चौकी देवगांव का रहने वाला हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डिवाइन बुलंदशहर से किया था, और मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो जूनियर हाई स्कूल देवगांव से हुई है। मैं 12th और 10th जो है लालगंज से किया हूँ, जो कि श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है। और 12th करने के बाद आपने डिप्लोमा में एडमिशन क्या मतलब आपने क्या सोच के लिया डिप्लोमा करना। जब मैं 12th क्लास में था तो उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस फील्ड को चुनूँ। तो पहले मेरे दिमाग में ये चलता था कि मैं अपने सीमा सुरक्षा, जो कि आर्मी में मैं जाना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों से मेरा वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो मैं उसके बाद मेरा सपना था कि मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में जाऊं, तो मुझे सबसे अच्छा सिविल इंजीनियरिंग फील्ड लगी। तो मैं इंट्रेंस दिया एग्ज़ाम, तो उसमें मैं चयन हुआ। तो मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डिवाइन बुलंदशहर को सिलेक्ट किया और वहाँ से पढ़ाई शुरू कर दिया। अच्छा, आपका डिप्लोमा कब कंप्लीट हुआ है। मेरा डिप्लोमा 2020 में कंप्लीट हुआ था। डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपको 2 ऑप्शन था ना, प्राइवेट जॉब भी करने का ऑप्शन था जी, सरकारी करने का था। तो सर उसमें ये था कि हमारे गांव में पूरे 2-3 गांव लगे हुए हैं, तो उसमें कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जो गवर्नमेंट जॉब करता हो। और काफ़ी जो पढ़ाई से, जितने भी हमारे गांव के बच्चे हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो प्राइवेट जॉब ही करते रहते थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं जॉब करूंगा, गवर्नमेंट जॉब करूंगा, तो मुझे देख के लोग इंस्पायर होंगे। अच्छा, आप जिस माहौल में थे वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं था, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए डिप्लोमा करने की। जी, मुझे ये प्रेरणा अपने टीचर से मिली थी, जो कि मैं 6वीं क्लास में था। तो वो बताए थे कि एक इंसान जो रहता है, अगर घर में पढ़ा लिखा होता है, अगर वो पढ़ लिख के आगे चला जाता है, तो वो सबके लिए एक प्रेरणा का काम करता है। तो वहाँ से मिले। तो विजेंद्र ना ही अपने परिवार के पहले सरकारी इंजीनियर हैं, बल्कि ये पूरे गांव के और आसपास के 2-3 गांव में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है।
तो इनकी सफलता से आसपास के इलाकों में प्रेरणा बनेंगे। जैसे इन्होंने अपने स्कूल के दिनों में एक टीचर की बातों को अमल करते हुए लगे रहें और आज इसकी सफलता के कारण इसका प्रभाव आपके आसपास गाँव में देखने को मिलेगा। देखिए, आप देख रहे हो एक्सेल में जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, किस माहौल से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सफल होने के साथ साथ एक समाज के एक अच्छे खासे दायरे को भी वो आगे से जागृत कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप जो भी आपकी कमियां हैं उस कमियों से लड़के आप आगे आ रहे हो और साथ में आपके मन में ये भी एक ठान रखे हो कि हमें बदलाव लेना है। तो बदलाव की शुरुआत कहाँ से? खुद से होती है। और हमें खुशी इस बात के लिए कि हमारे बच्चे एक सामाजिक पढ़ाई के साथ साथ एक तरह से बोला जाए तो एक सामाजिक जागरूकता भी आप लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग 5 भाई और 1 बहन है। और देखा जाए तो मेरी सबसे बड़ी बहन है। मेरी माता जो कि अक्सर बीमार रहती थी और घर के काम काजों में ही रह जाती थी, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादातर मेरी बहन ने हमारी देखभाल की और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और मेरे जितने भी भाई हैं वो अपने अपने फील्ड में, जैसे कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। और उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा योगदान है मेरे यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि पिताजी मेरे दिल्ली में रहते थे। वहाँ से भी उन्होंने जितना भी वो मुझे सपोर्ट कर पाए किए, फिर आज भी सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी मुझे लग रहा है कि करते रहेंगे। और मेरे भाई जो भी हैं वो प्राइवेट जॉब करते हुए भी मुझे बहुत हद तक सपोर्ट किए, मतलब काफ़ी सपोर्ट किए मुझे। जब आप सफल हुए सबसे पहले किससे बताया? मेरा सपना था कि मेरी माता मेरी सफलता को देखें, लेकिन आज वो मेरे बीच नहीं है। स्वर्ग में कहीं भी होंगे, वो मुझे देख रहे होंगे और मैं श्योर हूँ कि वो बहुत खुश होंगे। और सबसे पहले मैं उन्हीं को बताया था, क्योंकि वो मेरे हमेशा दिल में रहते हैं, तो मैं उनको बताया। फिर उसके बाद मैं अपने पिताजी को बताया, फिर परिवार को बताया। तो ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैं आज इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि मैं उनके बारे में बता सकूं। और मैं अपने जितने भी गुरुजन हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सर जो कि मुझे हमेशा गाइड करते रहे, और मैं बीच बीच में कुछ गलतियाँ करता था तो मुझे समझाते थे, कभी प्यार से समझाएं, कभी डांट के समझाएं। तो मेरे सभी गुरुजनों को मेरा धन्यवाद और मुझे सपोर्ट करने के लिए। वीरेंद्र, आप एक्सीलेंट जब आप बुलंदशहर में डिप्लोमा करते थे तो एक्सीलेंट कोचिंग के बारे में आपको कैसे पता था कि यहाँ पे तैयारी होती है? जब मैं कॉलेज में ही था तो लगभग फाइनल ईयर था मेरा, तो उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मेरे टीचर जो मेरे सीनियर्स थे और टीचर्स थे, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, या फिर अगर आप बीटेक करते हैं तो आगे भी आपके लिए ऑप्शन रहेगा प्राइवेट जॉब के लिए। तो मेरे घर की कुछ कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि मैं आगे पढ़ पाता, तो जिसकी वजह से मैं तैयारी करना ही उचित समझा। तो मैं अपने सीनियर के कहने पे मैं यहाँ पे आया इलाहाबाद में। तो यहाँ पे आकर मैंने 2-3 कोचिंगें देखी, तो मुझे लगा सबसे अच्छा जो मुझे कंटेंट लगा और सारी चीज़ें जैसे व्यवस्था है, जो पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका, मुझे नवीन सर, रवि सर, सुमित सर, आप लोगों की वजह से मुझे मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं फ्रेशर हूँ, और मुझे सारी चीज़ें आसानी से समझ में आती थी। तो मुझे सीनियर ही बताए थे कि आप जाइए और वहाँ पे देखिए, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यही था कि नहीं, मैं जाके सीधे ही एक्सीलेंट को ज्वाइन करूँगा, और हुआ भी ऐसा ही। मुझे वहाँ से निराशा नहीं मिली। जी, सबसे आपने जब तैयारी कंप्लीट कर लिया तो फिर तैयारी जो भी बच्चा कोचिंग करता है, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से करे चाहे ऑफलाइन के माध्यम से करे, जब उसकी तैयारी हो जाती है कंप्लीट, तो उसको एक तो तैयारी के दरमियान उसको किस तरह से क्या आपका स्टडी था तैयारी के दरमियान, और जब पूरी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो फिर आपका स्टडी क्या था, ये बताइए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे जब आप तैयारी कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट को, अगर आप पढ़ रहे हो, क्लास में चल रहा है, तो वही ठीक समय होता है उस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। पूरी जान अपना उसी में लगा दो।
जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करते रहो, आगे पढ़ते रहो, पीछे रिवीजन करते रहो। ऐसा करते करते जितनी बार पढ़ेंगे आप उतनी बार क्लियरिटी होगी, उतना कम समय लगेगा। और जैसे ही वो सब्जेक्ट ख़त्म होता है, ये नहीं कि उसको बंद करके रख दो, अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवीजन करते रहो। ये हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करते करते ये सब्जेक्ट जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ये कमांड हो चुका रहेगा। और पैरेलल में आप एक्सीलेंट की ही नॉन टेक्निकल की बैच भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको सारे नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आप नोट्स बनाएंगे और बार बार उसको रिवाइज करेंगे। और सफलता में सबसे ज़्यादा अगर कोई कठिन रास्ता है तो नॉन टेक्निकल का है, क्योंकि मेरे भी रास्ते में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैं सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ के मैं निकाल लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाद में मुझे पढ़ना ही पड़ा। तो अच्छा यही होगा कि आप डे 1 से दोनों को ज़्यादा वैल्यू दें। और इसमें नो डाउट है कि आप अगर टेक्निकल को मतलब देते हैं, सर रवि सर, नवीन सर और सुमित सर की वजह से आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी टेक्निकल में। तो नॉन टेक को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, और अगर समय बचता है तो आप क्वेश्चन लगाइए। और अगर ये ख़त्म हो गया फिर इसके बाद जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी बनती जाएगी। क्वेश्चन लगाएंगे, जो आपकी कमियां हैं उसको नोट डाउन करिए, एक अलग बुक में रखिए, लिखिए उसको, और फिर जितना भी हो सके उसको बार बार रिवाइज करिए। नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप टेस्ट लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान हैं, सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आप जितना नया नया क्वेश्चन मिले उसको आप अलग एक नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए। धीरे धीरे आपको एक पकड़ मजबूत हो जाएगी और धीरे धीरे आपका एग्ज़ाम भी निकलता चला जाएगा। एसएससी 2024 के प्रीलिम्स में मार्क्स कितने थे आप? मेरा 120.8 था। अच्छा, फिर उसके बाद मेंस के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाया? मेंस के लिए जैसे हालांकि मैं कोचिंग कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली चला गया था, और वहाँ पे मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया। और दिन भर मैं मेरी स्ट्रेटजी थी, पहले जाके मैं अपना जितना क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको मैं एनालिसिस करता था। सर बताते हैं, सुमित सर भी बताते हैं और सभी लोग बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का एनालिसिस करना। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप अपनी कमियों को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आप कमियों को पकड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वही है कि मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं दिन में 2 टेस्ट लगाता था जो फुल लेंथ होता था, और बाकी सब्जेक्टिव टेस्ट भी रहता था तो उसको भी लगाता था। मेरा पर डे का लगभग 300 क्वेश्चन रहता था, तो इसको मैं सॉल्व करता था। बाकी क्विज चलता था, एक्सीलेंट के द्वारा ही चलाया जाता था, रात को 10:30 बजे चलता था, तो उसको भी मैं अटेम्प्ट करता था। तो कहीं ना कहीं मुझे क्वेश्चन की लेवल बढ़ते मैं अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करता था। तो पढ़ाई के साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। बहुत ज़्यादा, और प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है जी। आपका भी इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम दिए हो अभी? इसके अलावा मैं अभी हाल ही में आरआरबी जो कि सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, तो इसको मैं दिया हूँ। तो इसमें लगभग मेरा 58.5 है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा 62 हो रहा है। तो मुंबई जोन से है, तो बहुत प्रबल संभावना की हो जाए इसमें। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप और अच्छा करें, बेहतर करें, और जो भी आपके सपने उसको पूरा करें। और सबसे अच्छा लगा आपकी बातों के अंदर में कि जो सीखने वाली बात है कि आप बहुत एक पिछड़े जगह से आते हैं और वहाँ से निकल कर आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हो। और तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की अगर भावना लेकर आप चलते हो तो आप नौकरी के साथ साथ आप समाज के लिए भी बेहतर काम करेंगे। जी बिल्कुल। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद सर।